नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के इरादे से स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना समेत कई उपायों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना समेत कई कदमों की घोषणा किए जाने के बाद आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मांग बढ़ाने और लोगों की सीधी मदद करने की बजाय फिर से कर्ज की खुराक एक बार फिर से लोगों को दे दी है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि वित्त मंत्री जी के संवाददाता सम्मेलन को मैंने गौर से सुना। आज व्यवस्था की बुनियादी समस्या कम जीडीपी, अधिक महंगाई, कम मांग और बढ़ती बेरोजगारी है, लेकिन यही बात वित्त मंत्री जी को समझ नहीं आ रही है। आज फिर उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने दावा किया है कि कर्ज की खुराक के मॉडल का परिणाम सबको पता चल गया है। लोगों को कर्ज की खुराक की नहीं बल्कि मदद की जरूरत है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप लोगों की आर्थिक मदद करेंगी, लोगों की जेब में पैसा डालने की बजाय करेंगी। साल 2020 में घोषित कर्ज की खुराक वाले 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की तरह आज फिर से गलती की गई है। लगता है कि वित्त मंत्री जी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि कौन लोग हैं जो कि वित्त मंत्री को कर्ज की खुराक की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक जीडीपी क्यों गिर रही है, महंगाई दर क्यों बढ़ रही है और इसे कम कैसे किया जाएगा। मांग में लगातार कमी आ रही है। मांग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बेरोजगार लोगों की मदद के लिए क्या किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने इस बारे में क्यों बात नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार को समझना होगा कि इन बिंदुओं पर ध्यान दिए बिना अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा सकता है। पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिले, उसमें पहले 5 लाख जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आएंगे, या वो छुट्टी मनाने आ सकते हैं, व्यवसाय करने आ सकते हैं, जिस दृष्टि से भी उनको आना होगा, पहले 5 लाख टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे उनको वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 2019 में लगभग 1,93,00,000 विदेशी पर्यटक भारत आए, जिन्होंने कुल मिलाकर 2,23,390 करोड़ खर्च किया। ये चाहे अवकाश पर आए हों, व्यवसाय करने आए हों। औसतन जो टूरिस्ट आता है, विदेशी पर्यटक यहां पर आता है, वो 21 दिन औसतन भारत में रुकता है। प्रतिदिन औसतन वो लगभग 24 रुपये खर्च करता है। इसके अलावा ये जो वीज़ा की अवधि है, जैसे इसको हम वापस शुरू करेंगे, वीज़ा जारी करना शुरू करेंगे, या तो पहले 5 लाख टूरिस्ट को इसको वीज़ा शुल्क माफ़ किया जाएगा और इसका वो लाभ उठा सकते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट जो है, एक पर्यटक जो है, उसको एक बार ही इसका लाभ मिलेगा, बार बार नहीं। उसको कैप किया गया उस तरह से, और ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी। आपदा के समय 23,220 करोड़ रुपए का और प्रावधान किया गया है, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए। कोविड-19 के समय पिछले वर्ष भी जब 15,000 करोड़ रुपया इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए दिया गया था, तो उससे बहुत लाभ मिला है। 25 गुना वृद्धि हमारी कोविड समर्पित अस्पतालों में हुई। 7,929 कोविड हेल्थ केयर सेंटर बने। 9,954 कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए। 7.5 गुना वृद्धि ऑक्सीजन युक्त बेड्स की इसके माध्यम से हुई। 42 गुना वृद्धि आइसोलेशन बेड्स की इसके माध्यम से हुई। Agricultural development, again aiming at farmers and farmers' income. The Northeastern Regional Agricultural Marketing Corporation, which is in short normally called as NERA-MAC. It was established in 82, but in spite of some good work, they've been suffering for want of support and assistance. As a result, Northeast farmers have had little access to good facilitation. This institution has established 75 farmer producer organizations already in the region, and it's also credited with having 13 GI crops registered for the GIs receiving patents. Now this institution is getting a 77.45 crore infusion
as a revival package so that financial restructuring can be done, infusion of funds help them, and they can also. और मुद्दे पर वापस आते हैं, आकाश जिंदल अर्थशास्त्री इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आकाश जिंदल जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ऐलान किया गया है। 8 आर्थिक उपायों की घोषणा वित्त मंत्री की तरफ से की गई है। अब उसमें नई क्रेडिट कार्ड योजना भी शामिल है, स्वास्थ्य योजना भी शामिल है, पर्यटक भी शामिल है। उसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको शामिल किया गया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत अच्छा एफर्ट है। देखिए आज क्या है, कोविड की 2 वेव्स का हमने मुकाबला किया। इनिशियल लास्ट ईयर इट वाज अ लॉन्ग लॉकडाउन, दिस ईयर अगेन वी वर रिकवरिंग बट वी हैड टू गो अंडर अ लॉकडाउन। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर बहुत वीकनेस आई, जीडीपी ग्रोथ -7.3% गई, इन्फ्लेशन अभी आपने देखा WPI 12.94% थी। तो आम आदमी की कमाई कम हुई थी। देसी भाषा में मंदी, रिसेशन का दौर जो है वो देश के अंदर आ गया था कोविड की 2 वेव्स के कारण। उसको दूर करने का आई थिंक इट्स एक्सीलेंट एफर्ट, इट्स एन एक्सीलेंट एफर्ट। बिकॉज इसमें क्या है, बेसिकली लिक्विडिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट, लोन की सपोर्ट जो है इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को दी जा रही है। अब इसमें मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है इसके अंदर क्रेडिट गारंटी स्कीम, लोन की अवेलेबिलिटी की स्कीम, इजी क्रेडिट स्कीम, उसके अलावा 5 लाख तक फ्री ऑफ कॉस्ट वीजास, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा, वो सेक्टर जो कोविड की वजह से इंपैक्ट हुए हैं उनको जो है लोन की असिस्टेंस सिक्योर जो है गारंटी, लोन गारंटी उनके लिए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ सेक्टर के लिए मेजर बूस्टर दिया गया है, बिकॉज हेल्थ सेक्टर को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग चाहिए। हमें पता है कि किस तरीके से अप्रैल मई में हमने हेल्थ सेक्टर को चमराते हुए देखा है। जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी, कहीं पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, कहीं पे बेड्स की डेफिशिएंसी थी, कहीं वेंटिलेटर्स की डेफिशिएंसी थी। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा एफर्ट है। आम आदमी के हिसाब से इस सब का रिजल्ट क्या होगा, सबसे पहली नौकरियों का जनरेशन होगा, जॉब जनरेशन होगा। आज इकोनॉमी को क्या चाहिए था, जॉब जनरेशन। तो सबसे पहला जॉब जनरेशन होगा। दूसरा, आम आदमी के हिसाब से कोई वो अपना बिजनेस कर रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, दुकान चला रहा है, तो वहां उसकी अपने व्यवसाय से कमाई बढ़ जाएगी, नौकरियों में इंक्रीमेंट की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा, इकोनॉमी के अंदर जो मंदी थी, -7.3% जीडीपी जो हम देख रहे थे, वो मंदी के बादल छटने शुरू हो जाएंगे, इकोनॉमी तेजी की तरफ चल पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का एक बहुत अच्छा एफर्ट है कि कोविड, अब क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट कम होने लग गया है, तो अब फाइनेंशियली जनता को ठीक किया जाए, जनता की कमाई बढ़ाई जाए, ताकि जनता जो है एक दोबारा से अपने प्रॉपर लाइफस्टाइल को शुरू कर सके, जीडीपी ग्रोथ दोबारा से बढ़ सके, दोबारा से हम खुशहाली की तरफ बढ़ सके। कोविड का ऐसा माहौल रहा है कि लोगों ने मंदी, परेशानी, फाइनेंशियल दिक्कतें झेली हैं। एक तरफ लोगों के हेल्थ को लेके खर्चे बढ़े हुए थे, कमाई कुछ लोगों की तो खत्म ही हो गई थी, कुछ लोगों की कम हुई थी, कुछ लोग लॉसेस में थे। तो अब सरकार ने बहुत सही टाइमिंग एग्जिबिट किया है, जब कोविड का इम्पैक्ट कम हो गया है, केसेस बहुत कम हो गए हैं। अब इकोनॉमी को ठीक करने की, देखिए पहले जो है सरकार ने प्रयास किया लोगों की सेहत को बचाने का, लोगों की जान बचाने का बहुत जरूरी था। अप्रैल के लास्ट 10 दिन या मई के पहले 3 हफ्ते लोगों की जान बचाना जरूरी था, वो एफर्ट किया गया। अब जब कोविड पे काबू पा लिया गया है काफी हद तक, तो अब लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। मेरे हिसाब से इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएगी। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, लोगों की कमाई बढ़ जाएगी, और कंट्री जो है एक मंदी और रिसेशन के माहौल से खुशहाली की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम एक दिन में जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट अब वील बी ऑन द वे टू रिकवरी, वील बी डेफिनेटली ऑन द पाथ टू रिकवरी की तरफ हमारा जाने का एक रास्ता बन गया है, एक बहुत सुगम पाथ हमें दिख रहा है। उसके अलावा आप देखिए नई जॉब्स को मोटिवेट करने के लिए कितना अच्छे काम किए गए हैं। अब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उसके अंदर जो ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन है, ऑफकोर्स उसमें जो है कुछ जो है अपनी उसके अंदर गाइडलाइंस है,
कुछ उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस है, बट सरकार उसके अंदर जो है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देगी, तो नए एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाएगा। 5 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों से वीजा फीस नहीं ली जाएगी, इसको राहत के तौर पर देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसको राहत के तौर पे देखा जाएगा अजीत, बिल्कुल राहत के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत से पर्यटक आएंगे हिंदुस्तान। जब बहुत से पर्यटक आ जाएंगे हिंदुस्तान, तो उससे क्या होगा कि टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ कमाई बढ़ेगी। टूरिज्म सेक्टर में बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, टैक्सी वाले इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा ट्रैवल के लोग इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा होटल इंडस्ट्री है, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। तो उससे क्या है, जॉब जनरेशन होगी। टूरिज्म सेक्टर ने बहुत सफर किया था, उस सेक्टर को काफी फायदा होगा। दिलीप मल्होत्रा को फोन करो, प्रकाश जी भी फोन कर रहे हैं। टूरिज्म के लिए बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज्म के लिए भी लेकिन अलग से किया गया, वो उसका बढ़ावा अलग से दिया गया है। टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया पैकेज दिया गया है। देखिए, जब हम वीजा की फी कम कर देंगे तो क्या होगा, टूरिस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा आएगा। टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आएगा तो टूरिस्ट के टूरिज्म में बहुत मैन पावर इंटेंसिव, बहुत जॉब क्रिएट होती है टूरिज्म से। आपको जैसे मैंने बताया, कितने लोग टूरिज्म से जुड़े हैं। अब होटल इंडस्ट्री है, केटरिंग है, रेस्टोरेंट है, उसके अलावा बहुत से ट्रैवल एजेंट्स उससे जुड़े हुए हैं, ट्रैवल गाइड उससे जुड़े हुए हैं, टैक्सी सर्विस है, फिर जो है अपने जो टूरिस्ट लोकेशन है वहां पे इतने होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, उसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए सस्ते जो है लोन की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि वो लोग भी लिक्विडिटी से सफर कर रहे हैं, उनकी भी कमाई कम हुई है। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी और साथ ही साथ 5 लाख जो है विदाउट फी जो वीजाज हैं, उससे बहुत से लोग हिंदुस्तान आएंगे। और जितने लोग हिंदुस्तान के अंदर ट्रैवल करेंगे, जाहिर सी बात है उतनी फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी हमें, उतनी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और जॉब क्रिएशन होगा। देखिए, आज देश को क्या चाहिए, जॉब क्रिएशन। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, 11.9% अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पहुंचा हुआ था मई के अंदर, लोगों के पास जॉब नहीं थी। अब जॉब नहीं था तो इकोनॉमी के लिए बहुत दिक्कत थी, क्योंकि जॉब नहीं है तो पहले आदमी घर का खर्चा नहीं निकाल पाएगा, फिर उसके बाद जाके बाजार में खर्चा नहीं करेगा। जब तक लोग जाके बाजार में खर्चा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। अब जब लोगों को जॉब मिल जाएगी तो वो लोग सबसे पहले तो अपने घर परिवार का खर्चा पूरा कर पाएंगे, उसके बाद बाजार जाके खर्चा करेंगे। एक फैमिली जाके मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखेगी, शॉपिंग करेगी, शायद टूरिज्म के लिए घूमने फिरने के लिए बाहर जाएगी। तो उससे क्या होगा, बहुत लोगों को और रोजगार मिलेगा और इकोनॉमी चल पड़ेगी। जीडीपी ग्रोथ हमारा बहुत फास्ट हो जाएगा। और हमारी इकोनॉमी दोबारा से एक बाउंस बैक जो है मोड पे आ जाएगी। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हम रेजिलियंस की बात करते हैं, वो रेजिलियंस एबिलिटी इकोनॉमी की वो एग्जिबिट हो जाएगी। नई क्रेडिट कार्ड योजना की बात कही जा रही है, तकरीबन 25 लाख लोगों को लाभान्वित होने की बात इसमें वित्त मंत्री की तरफ से कही गई है कि नई क्रेडिट कार्ड जो योजना है 25 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। किस तरीके से हो सकते हैं और कैसे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल होंगे। जब लोगों को कार्ड मिलेंगे, लोगों को बेनिफिट होगा। देखिए, आपको एक ब्रॉड चीज बताऊं, लिक्विडिटी जो है आज इकोनॉमी को चाहिए। हुआ क्या है, लोगों की कमाई बंद हुई। कमाई बंद होने से क्या हुआ, लोगों के पास पैसा नहीं रहा। जो पुराने रिजर्व भी थे, कुछ पुरानी सेविंग्स भी थी, वो खर्च हो गई, घर के खर्चों में या बिजनेस के खर्चों में। तो ऐसे में लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, चाहे वो अपने कारोबार में डालने के लिए हो, चाहे घर पे नया सामान लाने के लिए। तो आज लिक्विडिटी एक वो इंजेक्शन है, वो एक टॉनिक है जो इकोनॉमी यानी शरीर माने हम जो है उसको बूस्ट कर देगी, उसको पूरी तरीके से रिवाइव कर देगी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है कि लोग इकोनॉमी को लिक्विडिटी की डोज दी जाए, लिक्विडिटी का एक इंजेक्शन लगाया जाए जिससे इकोनॉमी चलने लग जाए, लोगों के हाथ में पैसा आ जाए। देखिए, सिंपल लॉजिक है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग जाके खर्चेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, किसी व्यक्ति के हाथ में पैसा आता है, उसकी 6 महीने की पुरानी डिजायर है, मोटरसाइकिल खरीदना है, 60,000 रुपए का मोटर बाइक खरीदता है, कम से कम 20,000 लोगों को रोजगार मिलता है। कोई कंपनी टायर सप्लाई करती है मोटरसाइकिल वाले को, कोई उसको लैंप सप्लाई करती है, मोटरसाइकिल सड़क पे आता है, फाइनेंस होता है, बैंक के लोगों को रोजगार मिलता है, इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े लोगों को रोजगार मिलता है, फिर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाता है, उसके बाद उसकी सर्विस होती है, रिपेयर होती है। अब देखिए कितने लोगों को एक 60,000 रुपए के मोटरसाइकिल से रोजगार मिल जाता है। तो 60,000 का मोटरसाइकिल कब खरीदेगा आदमी, तभी जब उसके हाथ में पैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी की डोज, और दूसरा जब उसके पास नौकरी होगी, रोजगार होगा,
तो वो कहीं ना कहीं डोज देने की कोशिश की गई। हालांकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट ने सरकार से और भी कुछ उम्मीदें रखी थी। हमने सरकार से ये भी गुजारिश रखी थी कि लोगों के बिजली के बिल अप्रैल 15 से लेकर 30 मई तक के माफ किए जाए और सरकार वहां इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सबवेंशन दे सकती है। मैं तो अभी भी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in की ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर बिजली के बिल लोगों के 1.5 महीने के लिए माफ किए जा सकते हैं और पानी के बिल माफ किए जा सकते हैं तो लोगों को इमीडिएट राहत मिल जाएगी। क्योंकि हुआ क्या, जब लोगों के घरों में सैलरी नहीं आ रही थी, काम धंधे से मुनाफा नहीं आ रहा था, तो ऐसे में हर छोटा छोटा खर्चा लोगों को तकलीफ दे रहा था। और बहुत से केसेस में क्या हुआ, जो पुरानी बचत थी, पुराने रिजर्व से हाउस होल्ड के, वो खत्म हो गए थे, वाइप आउट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। बट अभी भी सरकार को कहूंगा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक के रिलीफ किया जाए, वाटर बिल में रिलीफ किया जाए। साथ ही जो एस्टेब्लिशमेंट के रेंटल थे वहां भी, हालांकि रेंटल तो लैंडलॉर्ड चार्ज करता है, वहां भी सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सबवेंशन स्कीम निकाली जाए कि मान लीजिए किसी ने घर का किराया देना था, अब वो घर पे उसके कमाई आ नहीं रही थी, नौकरी थी नहीं उसके पास, काम धंधा बंद था, तो वो किराया कहां से दे, लेकिन लैंडलॉर्ड ने तो किराया लेना है। तो कहीं ना कहीं सरकार वहां कोई ऐसी सबवेंशन स्कीम निकाले कि उन लोगों के ऊपर से जो है वो 1.5 महीने के किराया बच सके। सिमिलरली अब कोई शोरूम है, अब वो शोरूम 1.5 महीने के लिए बंद पड़ा था, अब शोरूम में किराया उसका जो है 5 लाख रुपए महीना है, अब वो शोरूम बंद पड़ा था तो वो कहां से किराया दे। तो वहां भी सरकार को चाहिए कि इन तीनों चीजों को एड्रेस करने के लिए भी कोई ना कोई एडिशनल स्कीम निकाले, ताकि लोगों को जो है, हम कोरोना की वजह से जो आर्थिक तंगियां आई हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं, उससे हम निजात दिला सकें। ये मेरे हिसाब से टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल, किराएदारों के लिए बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। और अब ट्रेवल एजेंसियों पर आएंगे, क्योंकि ट्रेवल एजेंसियों को कर्ज की बात कही जा रही है कि ये जो एजेंसियां हैं 10 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकती हैं, और जो पर्यटक गाइड हैं उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण उनको दिया जा सकता है। तो इससे फायदा किस तरीके से होगा या फिर नुकसान में जा सकते हैं? देखिए, बहुत बहुत फायदा होगा। देखिए, अब जो टूरिज्म से जुड़े हुए गाइड लोग हैं, अब हम सब जानते हैं कि उनके लिए पीछे का वक्त अच्छा नहीं रहा। अब पिछले साल मार्च में ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। अब पिछले साल अगर हम समर हॉलिडेज की बात करें तो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया। इस बार भी जो है अप्रैल मई का पीरियड वाइप आउट हो गया। तो उन लोगों को क्या हुआ कि नई कमाई तो आ नहीं रही थी, पुराने रिजर्व खत्म हो गए। तो अब उन लोगों को भी जो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, कुछ घर के खर्चे चलाने होते हैं, तो उसके लिए लोन मिल जाएगा। अब एक ट्रैवल गाइड है, उसने शायद एक बाइक लेनी हो, नहीं, उसने शायद कोई इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर लेना हो, नया मोबाइल फोन खरीदना हो, कोई एडवर्टाइजमेंट देनी हो, कोई अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से रखना हो, कहीं उसने छोटा ऑफिस खोला हुआ उसका रेंटल पे करना हो, तो अब उसके पास लिक्विडिटी आ जाएगी, जिससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर उसके पास बाइक है जिसके जरिए वो टूरिस्ट को जो है अप्रोच करता है, एयरपोर्ट जाता है, रेलवे स्टेशन जाता है, अगर उसने कोई छोटा ऑफिस खोला हुआ है एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के पास, तो उसका किराया दे पाएगा, बाइक नहीं खरीद पाएगा या बाइक की EMI पेंडिंग है वो दे पाएगा। अगर उसने कोई इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अलग से अलग फिल्म दिखाने के लिए या एक एक्सपीरियंस देने के लिए, विजुअल एक्सपीरियंस देने के लिए कि कहाँ कहाँ लेके जाएगा, तो वो इक्विपमेंट जो है वो खरीद पाएगा। तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट गाइड जो है वो बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज टूरिस्ट गाइड जो है पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वो टूरिज्म के लिए डोमेस्टिक लोगों को या बाहर से आए हुए जो हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, टूरिज्म के लिए आए हुए, उनको मोटिवेट करेंगे तो कितने लोगों का फायदा होगा। देखिए, वो अपने जो है, जो भी आएगा अतिथि, जो हमारे टूरिस्ट आएंगे, उनको पहले होटल लेके जाएंगे, तो होटल पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा। रेस्टोरेंट लेके जाएंगे, वहां भोजन करेंगे, फिर शायद टैक्सी बुक कराएंगे उनके लिए, तो टैक्सी में जो है ट्रेन से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा। फिर जहां वो लोग टूरिज्म करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वहां वो लोग कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो पूरी एक ट्रैवल इंडस्ट्री जो है चलती है। फिर एडवेंचर टूरिज्म, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो टूरिज्म गाइड है वो एक तरीके से बेस्ट है। वो अलग अलग चीजें लेके जाएगा, अलग अलग चीजों जगह पे लेके जाएगा, उनको दिखाएगा, एक्सपीरियंस कराएगा। हर जगह पे जो लोग उस चीज से जुड़े हुए हैं, कोई टैक्सी से जुड़ा हुआ है, कोई बोट से जुड़ा हुआ है, कोई स्कीइंग से जुड़ा हुआ है, कोई केटरिंग से जुड़ा हुआ है, कोई गिफ्ट शॉप से जुड़ा हुआ है, कोई सोवेनियर शॉप से जुड़ा हुआ है, हर उन लोगों को फायदा होगा। बिकॉज टूरिज्म, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल का मानना है, बहुत ही मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। बहुत लोगों को जो है
रोजगार मिलता मतलब है। ये कहा जा सकता है कि हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा गया है। एक छोटे छोटे जो रोजगार पाने वाले व्यक्ति होते हैं उन सभी कर्मचारियों का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया। अब स्वास्थ्य पर आ जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंता हमारे देश में कोविड काल में इस समय हुई है। बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन की कमी, अस्पतालों की कमी, अस्पतालों के बाहर लोगों की लाइनें लगी रहती थी क्योंकि अस्पतालों के अंदर जगह नहीं थी। बेड्स की और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी थी। अब हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है वो है, और बाल चिकित्सा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 23,220 करोड़ का बजट रखा गया है। बहुत आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव टच्ड दिस पॉइंट। देखिए, हम सब लोगों को पता है, हम सब लोग उस दर्द से गुजरे हैं जब हम सब लोगों के दोस्तों के साथ ये तकलीफें हुई हैं, या हम सब लोग जो है, मैं तो खुद उन शोज का पार्ट रहा हूं जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, बेड्स की डेफिशिएंसी थी, रेमडेसिविर को लेके इशू था, वेंटिलेटर्स को लेके इशू था, और कितना दुख या दर्द पहुंचता था जब हम टीवी पे देखते थे या अपने किसी दोस्त का सुनते थे कि ये दिक्कत आ रही है। तो आई थिंक बहुत बहुत जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना, ताकि कल को वो समस्या न आए कि किसी को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण जो है जिंदगी और मौत की जंग लड़नी पड़े। ऐसा ना हो कि किसी भाई बहन को, किसी भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन को दिक्कत हो और वेंटिलेटर अवेलेबल ना हो, कहीं ऐसा ना हो एम्बुलेंस की कमी हो, कहीं ऐसा ना हो कि बेड्स की कमी हो। तो आई थिंक बहुत जरूरी है। और अभी तो देखिए, हम थर्ड वेव को भी डिसमिस नहीं कर सकते। ये अभी तक स्पेकुलेशन है कि आने वाले समय में थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी। तो उससे पहले थर्ड वेव आती है नहीं आती है, आई कांट से अबाउट दैट, बट उससे पहले अगर हम प्रेपरेशन कर लेते हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर लेते हैं, हॉस्पिटल के पास इतनी लिक्विडिटी होती है कि वो अपने लिए ऑक्सीजन का, एडिशनल बेड्स का, वेंटिलेटर्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, पैथोलॉजी लैब्स का, एम्बुलेंसेज का अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो कल को सबसे कीमती, तो देखिए मेरा ये फर्मली मानना है एज ए कॉस्ट जनरल इकोनॉमिस्ट, मेरा ये फर्मली मानना है सबसे कीमती है ह्यूमन लाइफ। बाकी इकोनॉमी की चीजें बहुत बाद में, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स बहुत बाद में आते हैं। तो सबसे पहले हमें ह्यूमन लाइफ बचानी है, वो सबसे कॉस्टली एसेट है हमारा। तो आई थिंक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो ह्यूमन लाइफ को हम बचा पाएंगे, और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना भी चाहिए। तो आई थिंक बहुत जरूरी है कि उनके लिए जो है लोन, क्रेडिट गारंटी, इस तरह की फैसिलिटी है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आज जब कोविड का प्रभाव कम हुआ है, काफी रिलीफ है, ऐसे में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कर लें, ताकि भगवान ना करे कल को ऐसी कोई सिचुएशन देश के सामने खड़ी हो सकती होती है तो देश उसका मुकाबला करने के लिए केपेबल हो, सक्षम हो। आई थिंक बहुत ही अच्छी और प्रैक्टिकल सोच है। बिल्कुल, और कई योजनाओं की भी बात की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है, उस योजना को लेकर उसके तहत अब NFSA लाभार्थियों को नवंबर 2021 तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता रहेगा। यानी अब जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनमें भी बजट बढ़ा दिया गया है। आई थिंक एक्सीलेंट मूव। आई वुड सपोर्ट दिस मूव वेरी वेरी हाईली। आई वुड टोटली एंडोर्स दिस मूव। नाउ 5 किलोग्राम of food grain to each and every BPL brother and sisters of ours, around 80 crore Indians would benefit. Now all of them would get 5 kgs of food grain up to November, from May to November. That's an excellent scheme, because our poor brothers and sisters, they have suffered a lot when joblessness was there. See, in a middle class family, in an upper middle class family, or a rich family would have reserves. They would have reserves to help themselves, to survive themselves during lockdown. बट व्हाट अबाउट पुअर पीपल, हमारे गरीब भाई बहनों का क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग जो मैं हमेशा नेशनल चैनल और ग्लोबल चैनल पे बात करता हूँ, वो मेरे भाई बहन जो डेली कमाते हैं, खाते हैं। अब देखिए उनके साथ क्या स्थिति हुई, उन लोगों के लिए तो कमाई होनी नहीं थी, कहाँ से खाएंगे? तो 5 किलो अनाज उन लोगों के लिए, 80 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है मेरे हिसाब से। देश की तरफ से ये आई वुड सैल्यूट आवर प्राइम मिनिस्टर फॉर कमिंग आउट विद दिस वंडरफुल स्कीम। इसके अंदर जो है 94,000 करोड़ के आसपास का आई थिंक एलोकेशन हो रहा है। बहुत जरूरी एलोकेशन है कि हम अपने गरीब भाई बहनों को, भूखा हमारे गरीब भाई बहन नहीं देखेंगे, भूखे, माफ कीजिए, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे गरीब भाई बहनों को भूखे रहने की नौबत नहीं आएगी। असली शब्द, सही शब्द ये होगा। तो इसलिए सरकार की तरफ से किया गया एफर्ट बहुत जरूरी है, और मेरा मानना है कि सरकार की और हम सबकी ड्यूटी है ये इंश्योर करना कि हमारा कोई भी गरीब भाई बहन भूखा ना रहे, उनका पेट भरना चाहिए। हमारा पेट भरने से पहले ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है, ये हम सबकी ड्यूटी बनती है।
आकाश जिंदल जी, एक और जरूरी चीज है जिस पर आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और रिएक्शन इसलिए क्योंकि जब वित्त मंत्री ने कल ये घोषणा की थी, कल ये ऐलान किया था, उसके बाद से जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन विपक्षी पार्टियों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये कर्ज की खुराक है। लास्ट रिएक्शन होगा आपका, कैसे आप इसको देख रहे हैं? कर्ज की खुराक इसको बताया। देखिए, मैं इसको इस तरीके से लूंगा, कांग्रेस की मैं इज्जत करता हूं, बट आज इकोनॉमी को लिक्विडिटी चाहिए थी तो लिक्विडिटी दे दी गई है। आज जब जैसे मैंने बताया कि लोगों के पास पुरानी सेविंग वाइप आउट हुई थी, उनको लिक्विडिटी चाहिए थी, तो लोन के शेप में, गारंटेड लोन के शेप में, सब्सिडाइज लोन के शेप में उनको अगर पैसा दिया गया है तो उसमें बुराई क्या है? टारगेट क्या है हमारा? टारगेट है इकोनॉमी को रिवाइव करना। टारगेट क्या है? लोगों की कमाई बढ़ाना। अगर आज इकोनॉमी को लिक्विडिटी की जरूरत है, लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर लोगों को लोन देके हम इकोनॉमी को रिवाइव कर लेते हैं, मंदी से बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल जी जी, कमाई बढ़ा लेते हैं, लोगों को जॉब दे देते हैं, तो क्या बुराई है? बिल्कुल सर, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज।